मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का गल जाना। बर्फ कैसे गलती है सर? जब ये जलती है ना सर, तो कार्बन का कंबस्टन होता है सर, और कार्बन ना अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन इज टोटली रिलेटेड विद अ केमिकल चेंज। कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं केमिकल रिएक्शन में। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा हम डील करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, भूल तो नहीं गए हमें? कैसे हैं बेटा आप? मैं विशाल सर स्वागत करता हूं बेटा आपके इस प्यारे से चैनल जेके बोस वाला पे बेटा। ठीक है, आज हम अपनी जो ये सीरीज है कोहिनूर सीरीज, या इस बैच का जो हमारा नाम है बेटा कोहिनूर बैच, वो लेके आए हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन और यूट्यूब चैनल बेटा। ठीक है, हमारे जो इस बैच का नाम है कोहिनूर, और मुझे जहां तक लगता है बेटा ये नाम बिल्कुल सूटेबल नाम है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो कोहिनूर से कम नहीं है बेटा। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बेटा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम एक शॉट में खत्म करने की बेटा कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं रहने वाला है इसमें कोई। इसमें अगर ऐसा स्टूडेंट भी है जो पहली बार देख रहा है बेटा, उसके लिए भी ये लेक्चर बिल्कुल सूटेबल है। और ऐसा कोई स्टूडेंट अगर है जिसने ये पूरा पहले पढ़ रखा है, वो भी इस लेक्चर को देख सकता है। कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया है बेटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटा, शुरू करते हैं बेटा अपना पहला लेक्चर का। शुरुआत करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं बेटा। ठीक है, और हमारा जो पहला टॉपिक है कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि कौन कौन सा टॉपिक आज हमने पढ़ना है बेटा। तो आपको पता ही है हमारे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में जो टॉपिक्स हैं बेटा, क्या टॉपिक हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा किससे? हम शुरुआत करेंगे सर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पहले बेटा डील करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है बेटा। ठीक है, उसके बाद इसी के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किसके बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। और उसके बाद हम बैलेंसिंग की बात करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसकी भी बेटा हम बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और लास्ट पे जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आता रहता है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में बेटा, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी की बात करेंगे। और इस चैप्टर का काम तमाम कर देंगे एक ही शॉट में बेटा। ठीक है, तो करते हैं बेटा शुरू अपनी पहली स्लाइड से। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस किसको कहा जाता है? तो फिजिकल चेंजेस किसको कहा जाता है बेटा? फिजिकल चेंजेस कहा जाता है प्रोसेसेस इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, या मैं ये कह सकता हूं ऐसा कोई चेंज जिसमें नया सबस्टेंस नहीं बनता है। तो उसमें होता क्या है सर? सबस्टेंस डू नॉट लूज दियर आइडेंटिटी। सबस्टेंस अपनी पहचान नहीं खोता है बेटा। अगर सबस्टेंस अपनी पहचान नहीं खोता है तो उसके साथ क्या हो रहा होता है बेटा? उसमें सिर्फ जो चेंज आता है ना बेटा, वो चेंज इन या तो साइज का चेंज आ रहा होता है, या तो शेप का चेंज आ रहा होता है, या तो बेटा उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा होता है, या तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा होता है। एग्जाम्पल बेटा, पहली एग्जाम्पल देखना, मेल्टिंग ऑफ आइस।
बर्फ का गल जाना। बर्फ कैसे गलती है सर? सर बर्फ है क्या? सर बर्फ है तो वाटर ही। H2O की कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। जब ये मेल्ट होता है तो क्या होता है सर? जब ये मेल्ट होता है ना सर, तो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है सर। और अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या मेरे पास कोई नया सबस्टेंस बना क्या? नहीं सर, कोई मेरे पास नया सबस्टेंस नहीं बना। क्या हुआ? सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ सर। सर फिजिकल स्टेट का चेंज आया। इन द सेम वे बेटा, क्या इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा होता है सर। तो सिर्फ बेटा क्या होता है? फिजिकल स्टेट का चेंज आता है बेटा, ठीक है। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। सर मैंने क्या कर दिया? मैंने सर चीनी ली, पानी में डाल दी। क्या चीनी ने नया कोई सबस्टेंस बनाया? नहीं, चीनी पानी में जाके सर गायब हो गई। सिर्फ गायब हो गई मतलब उस चीनी ने, उस शुगर ने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया सर। मतलब कोई नया सबस्टेंस इसमें नहीं बन रहा है सर। और ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है बेटा, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं बेटा, ठीक है। और लास्ट पे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अगर मेरे पास ये शीशे की बोतल है, मैं फेंक देता हूं, और अगर ये टूट जाती है बेटा, तो क्या शीशा टूट के कोई नया सबस्टेंस बनाता है क्या? नहीं सर, शीशा टूट के नया सबस्टेंस नहीं बनाता है। सिर्फ उस ग्लास की शेप चेंज हो जाएगी, वो टूट के अलग अलग शेप में बन जाएगा बेटा। मतलब सर यहां भी कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। और अगर नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है सर, उसी को तो हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं बेटा। होप आपको समझ आया होगा बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। और हमारी अगली स्लाइड है क्या है बेटा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज एग्जैक्टली एक दूसरे के बेटा अपोजिट हैं। देखना इसमें क्या हो रहा होता है। अब तो आपने गैस कर ही दिया होगा कि सर अगर फिजिकल चेंज में क्या नया सबस्टेंस नहीं बनता है, उसमें सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, तो सर यहां पे तो एग्जैक्ट उसका उल्टा होने वाला है। तो क्या होगा देखना बेटा, process in which new substances are formed are called chemical changes. Substances lose their आइडेंटिटी बेटा, ठीक है। मतलब यहां क्या होने वाला है? यहां पे जो सबस्टेंस है वो अपनी पहचान खो देगा। जो सबस्टेंस था वो रहेगा ही नहीं। अब हमारे पास ऐसा चेंज आने वाला है, वो सबस्टेंस नए सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा देखना, फॉर एग्जांपल देखना बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम की रिबन है बेटा, अगर उसको मैं जलाता हूं, अगर मैं मैग्नीशियम की रिबन को जलाता हूं, बहुत ही फेमस एनसीईआरटी की एग्जांपल है बेटा, मैग्नीशियम की रिबन को अगर मैं जलाता हूं, और सर जो ये आग है ना, आग वो ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है सर। तो जब ये आग लगती है तो बनता क्या है ना सर? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा यहां पे हमारे पास बनता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो देखना बेटा ऐसा चेंज हुआ सर, यहां पे तो ये मैग्नीशियम था, यहां पे ये ऑक्सीजन था, लेकिन ऐसा चेंज हुआ कि नया सबस्टेंस बन के मेरे पास आ गया, और नया सबस्टेंस क्या है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टेंस बन के आ रहा है उसको कहा जाता है बेटा कौन सा? केमिकल चेंज बेटा, उसको कहा जाता है। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कोक भी क्या है बेटा? केमिकल चेंज है, ठीक है बेटा। ये कंबस्टन में हम पढ़ने वाले हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत फेमस बेटा हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बेटा हमारा है, तो लास्ट तक बने रहना। लास्ट में बेटा इसका भी पोस्टमार्टम हम करेंगे बेटा, ठीक है। होपफुली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ओह सर आप क्वेश्चन भी कराते हो क्या? देख बेटा क्वेश्चन क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज आ। बर्निंग ऑफ कैंडल, सर मेरे घर में ना शाम को लाइट चली गई, मैंने क्या कर लिया ना सर, मैंने जलाई मोमबत्ती। क्या जलाई? मोमबत्ती जलाई सर। और जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाई, ये जो वैक्स है ना, वैक्स जो थी ना सर, वैक्स वो सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई सर? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगी। क्या सर फिजिकल स्टेट का चेंज आया? हाँ सर। तो सर इसको क्या कहा जाता है? सर फिजिकल चेंज कहा जाता है। ओके,
लेकिन क्या हमारे कैंडल में सिर्फ वैक्स ही होता है क्या बेटा? क्या वैक्स से सिर्फ होता है? नहीं बेटा, ये जो व्हाइट कलर की जो बत्ती होती है ना बेटा, ये कार्बन से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्बन के कंपाउंड से यूजुअली बनी होती है। और कार्बन के कंपाउंड्स जब आग पकड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा, तो उसको कहा जाता है कंबस्टन, और यूजुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेटा हमें देता है। मतलब ये सर, जब वो मोमबत्ती की जो विक है, इस बत्ती को विक कहा जाता है बेटा, जब ये जलती है ना सर, तो कार्बन का कंबस्टन होता है सर, और कार्बन ना अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन का कंबस्टन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नया सबस्टांस मेरे पास मिला। अगर नया सबस्टांस मिला सर, तो ये तो केमिकल चेंज भी है सर। मतलब सर, क्या आने वाला है इसका आंसर? बोथ इसका आंसर आने वाला है बेटा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं रहने वाला है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब तुझे पता चल गया बेटा। तो याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है उसमें, और केमिकल चेंज भी उसमें हो रहा होता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन इज टोटली रिलेटेड विद अ केमिकल चेंज। देखने बेटा क्या है, कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सर ये नहीं, मैं दूसरी वाली पढ़ूंगा। दूसरी वाली में क्या लिखा है? ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस which transforms one or more substance into new substance। मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा सबस्टांस नए सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच सबस्टांस और सबस्टांसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस। दूसरा और तीसरा तो एग्जैक्टली सेम ही है। इन तीनों में से कोई भी एक याद रख लेना। पहली वाली सबसे सिंपल है, क्या है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। सर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सर प्रोडक्ट्स क्या होता है? सर देखना बेटा, रिएक्टेंट्स की क्या डेफिनेशन है और प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है बेटा, देखना। कहता है सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब ऐसे सबस्टांस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं बेटा? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको मैं रिएक्टेंट बोलूंगा। पार्टिसिपेट करने के बाद जो नई चीज मेरे पास बन के आती है, उसको बेटा प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। देखना प्रोडक्ट क्या होता है। द न्यू सबस्टांसेस formed as a result of chemical reaction are called products। मतलब सर, रिएक्टेंट्स वो हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्रोडक्ट वो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में टकरा रहे हैं, और जो नई चीज बन के आ रही है उसको मैं बोलूंगा बेटा क्या? प्रोडक्ट्स उसको मैं बोलूंगा। सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो नया सबस्टांस बन के मेरे पास आ रहा है, वो क्या आ गया बेटा? प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, और क्या बना रहा है सर? ये बना रहा है वाटर। मतलब इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इस रिएक्शन में दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, या दो सबस्टांसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन सा सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहा है? सर एक कर रहा है हाइड्रोजन, दूसरा कर रहा है ऑक्सीजन। अगर ये दो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इन्हीं को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मतलब सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं, इसमें क्या है सर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो नया सबस्टांस बन के मुझे मिल रहा है वो है बेटा वाटर, और वो क्या है सर? वो ही है प्रोडक्ट। वो क्या है बेटा हमारे पास? प्रोडक्ट। तो इतना बेटा पता चल गया होगा, केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो रिएक्टेंट आ गया, जो नई चीज बन के आती है उसी को कहते हैं बेटा क्या? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्रोडक्ट। होप दिस इज क्लियर फॉर यू बेटा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं केमिकल रिएक्शन में। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा हम डील करेंगे। शुरू करते हैं अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा, शुरू करते हैं अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। देखते हैं बेटा कैसे हो सकता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें गैस इवॉल्व हो रही होती है, निकल रही होती है। बेटा देखना, when जिंक मेटल, कब? अगर मैं जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अगर मैं जिंक के मेटल को ट्रीट करता हूं किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है सर? सर ये H2 ना टाटा बाय हो जाता है और बनता क्या है? जिंक सल्फेट बनता है सर। और H2 जैसे ही टाटा बाय हो गया, ये फुर 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 करके यहां से निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा बेटा, तो इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कहते हैं बेटा। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये पढ़ा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो ही सकता है। दूसरा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है, मतलब रिएक्टेंट का अगर कलर कुछ और है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है उसका कलर कुछ और हो। फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है? हो सकता है, हम पॉसिबिलिटीज को ही लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है? देखना बेटा क्या बोला मैंने, सर्टन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब रिएक्टिंग सब्सटेंस जब रिएक्ट करेंगे बेटा, एक नया कलर वाला हमारे पास प्रोडक्ट बनके आएगा। फॉर एग्जांपल देखना बेटा, हमारे पास लाल कलर की फरारी है सर। लाल कलर का क्या है बेटा हमारे पास? लाल कलर का लेड ऑक्साइड है हमारे पास। लाल कलर का लेड ऑक्साइड को जब मैं गर्म करता हूं, क्या करता हूं बेटा? गर्म, तो किस कलर का हमारे पास लेड मोनो ऑक्साइड बन के आता है? सर हमारे पास ना येलो कलर का लेड ऑक्साइड हमारे पास बन के आता है। देखना बेटा, लाल रंग का लेड ऑक्साइड डाला और येलो कलर का लेड मोनो ऑक्साइड मेरे पास बनके मिला। मतलब क्या सर? देखना, ये रहा मेरे पास लाल रंग का, ओहो, ये रहा मेरे पास लाल रंग का लेड ऑक्साइड। इसको जब मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा बेटा? हीट, तो मुझे कैसा लेड मोनो ऑक्साइड मिलेगा? मेरे पास जो लेड मोनो ऑक्साइड मिलेगा बेटा, वो येलो कलर का मेरे पास मिलेगा। ये रहा बेटा हमारे पास लाल कलर वाला लेड ऑक्साइड, और ये रहा बेटा मेरे पास येलो कलर वाला लेड मोनो ऑक्साइड। और ऑक्सीजन गैस फिर से इसमें फुर 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 करके निकल रही है बेटा, ठीक है? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर? एक तो क्या हो सकता है, या तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाए और प्रोडक्ट कलर कुछ और बने बेटा। फॉर एग्जांपल लेड ऑक्साइड PbO4, इसको कहा जाता है लेड ऑक्साइड, और बेटा PbO को लेड मोनो ऑक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा? गिव्स अस O2 भी इसके साथ बेटा निकलता है। तो दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डील कर दिए बेटा, ठीक है? बढ़ू बेटा आगे। तीसरा देखना बेटा, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो देखना बेटा, प्रेसिपिटेट क्या होता है? कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल कंपाउंड को कहते हैं, या इनसोल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। कैसे बनता है प्रेसिपिटेट? आओ देखते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एन इनसोल्युबल सब्सटेंस when the solutions of soluble chemical compounds are mixed together। सब समझ नहीं आया? देख बेटा क्या होने वाला है, ठीक है? सपोज मेरे पास दो
सॉल्यूशंस पढ़े हैं, दो सॉल्यूशंस पढ़े हैं, पिंक कलर का सॉल्यूशन, एक येलो कलर का, कलर अभी भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। सपोज दो सॉल्यूशन पढ़े हैं, दोनों ही सोल्यूबल सॉल्यूशन है। सपोज एग्जांपल के साथ अगर लेके चलूं बेटा, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन का मतलब है कि बेटा ये दोनों, इसमें अगर कोई सब्सटेंस डाला है तो घुल गया है। सॉल्यूशन का मतलब है यहां कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस पड़ा हुआ नहीं है बेटा। देखना इसमें क्या है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिलता है, सपोज इसमें सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें क्या है बेटा, नमक का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, अगर दोनों सोल्यूबल सॉल्यूशन को मिक्स करके जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो ऐसा बन के आता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो कैसा होता है बेटा, जो इनसॉल्युबल होता है, तो बेटा उसी को कहा जाता है बेटा क्या, प्रेसिपिटेट। क्या कहा जाता है बेटा, प्रेसिपिटेट इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फिर से देख, मैंने कहा सर सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो घुल जाता है, सोल्युबल होता है। NaCl का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वो भी क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया तो मेरे पास दो चीजें बन के आई। क्या बन के आई, एक आया NaNO3, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो सर एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है बेटा पानी में घुल गया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मुझे एक चीज और मिली, वो क्या मिली, AgCl, और मुझे क्लियर वो अपनी बोतल में, वो अपनी बोतल में या अपनी किसी टेस्ट ट्यूब में मुझे नीचे वो दिख जाएगा वो सब्सटेंस। देखो अभी इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, लेकिन अगर इसमें AgCl बन जाएगा ना बेटा, तो AgCl क्लियर मुझे इसके बॉटम पे दिखना शुरू हो जाएगा, जो मतलब इस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा, वो घुलेगा नहीं। तो जो नया सब्सटेंस बना वो इनसॉल्युबल अगर हुआ, उसी को कहा जाता है बेटा क्या, प्रेसिपिटेट। क्या कहा जाता है बेटा, उसको प्रेसिपिटेट उसको कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो बेटा ऐसे सब्सटेंस के सॉल्यूशन होंगे जो सोल्युबल होंगे, लेकिन उनको अगर मैं मिक्स कर देता हूं, अगर मेरे पास जो नया सॉल्यूशन बना उसमें कुछ ऐसी चीज बन के आई जो सोल्युबल नहीं है, तो उस चीज को प्रेसिपिटेट कहा जाएगा, और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा बेटा, ठीक है। एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस का मतलब होता है बेटा पानी, ठीक है। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन था मिक्स जब मैंने किया, हुआ क्या, NaNO3 बन गया और AgCl, और जो AgCl बना बेटा वो क्या बना, सॉलिड। सॉलिड का मतलब वो पानी में क्लियर दिखेगा, क्लियर दिखेगा सर, तो मतलब वो सॉल्युबल नहीं है, उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, और ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है बेटा, ठीक है। तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बेटा हमने पढ़ लिया। चौथा एनर्जी चेंजेस, चौथा क्या है बेटा, एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस देखना बेटा, कहता है ऑल chemical reactions proceed either with the absorption or release of energy। मतलब ये कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो उसी बेस पे हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस मिलके आती है। ओ ये तो चार होगी, दो टाइप की रिएक्शन बेटा हमारे पास आती हैं। कौन सी आती है, एक आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब होता है हीट। मतलब इन रिएक्शंस में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। मतलब अगर इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है बेटा, तो इस रिएक्शन को मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। सर केमिकल रिएक्शन विच इज accompanied by the absorption of heat energy, accompanied by the absorption of heat energy, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल कार्बन में मैंने सल्फर ऐड कर दिया और कार्बन डाइसल्फाइड बनाया। क्या बनाया बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड बनाया। ये लिक्विड होता है, क्या होता है बेटा, लिक्विड। इस रिएक्शन को हीट की जरूरत पड़ती है, यहां पे प्लस बेटा हीट आप लिख देंगे, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके कार्बन डाइसल्फाइड बेटा मेरे पास बन के आएगा। तो ये रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कर रही है, तभी इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन में बोलूंगा। आप खुद बोलो,
अगर ये एंडोथर्मिक है तो बी पार्ट में कौन सी होगी सर? बी पार्ट में जो रहने वाली है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहने वाली। कौन सी रहने वाली बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा रहने वाली है। तो बेटा अब तो एक्सो का मतलब होता है सर रिलीज, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। मतलब सर अगर एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब हो रही थी तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट सर इवॉल्व हो रही होगी। देखना बेटा, ए केमिकल रिएक्शन which is accompanied by the release of heat energy is called exothermic reaction. फॉर एग्जाम्पल, फिर से वो फेमस एग्जाम्पल फिर से मेरे पास आ गई। मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा, वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आएगा। लेकिन अब उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है ना बेटा तो देखना क्या करता है। व्हेन मैग्नीशियम वायर इज हीटेड, इट्स टिप अप from its tip in the Bunsen flame, it catches fire and burns with a dazzling white flame with release of heat and light. जलेगा तो जलेगा ही बेटा, व्हाइट फ्लेम छोड़ेगा, व्हाइट डैजलिंग व्हाइट फ्लेम छोड़ेगा, मतलब लाइट भी छोड़ेगा और हीट भी रिलीज करेगा। मतलब कोई पूछे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो ये उसके मुंह पे मार देना, बोलना कैसा है बेटा? वो एक्सोथर्मिक है। क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है बेटा। पांचवा, चेंज ऑफ स्टेट। अभी तक क्या पढ़ा? पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा सर, ठीक है। दूसरा चेंज इन कलर पढ़ा सर। तीसरा हमने क्या पढ़ा? प्रेसिपिटेशन पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी का चेंज पढ़ा। और पांचवा जो है बेटा चेंज ऑफ स्टेट। सिंपल है, यहां मतलब है चेंज इन फिजिकल स्टेट। मतलब रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और होगा और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट कुछ और होगा बेटा। ठीक है, तो क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस। फॉर एग्जांपल देखना बेटा, अगर मैं दो हाइड्रोजन गैसेस को एक ऑक्सीजन या दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ऐड कराता हूं तो क्या बनाता है बेटा? ये वाटर बनाता है। और आपको पता ही है वाटर कैसा होता है सर? वाटर तो सर कैसा होता है? वाटर तो सर लिक्विड होता है। ठीक है, तो देखना गैसेस मिली, क्या बनाया? लिक्विड बनाया। फिजिकल स्टेट चेंज होगी। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई बेटा, इसी को कहा जाता है क्या बेटा? चेंज ऑफ स्टेट बेटा। ठीक है, ये रिएक्शन दूसरी बार पढ़ा रहा हूं। एक बार कहां पढ़ा है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में भी बेटा यही मैंने रिएक्शन पढ़ाई। ठीक है बेटा, होपफुली 5 के 5 जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा हमारे रिएक्शंस के, आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से बोर्ड पे लिख देता हूं कौन कौन से बेटा हमने पढ़े। पहला वाला जो बेटा हमने पढ़ा, बताओ पहला वाला कौन सा पढ़ा सर? सर पहला वाला हमने पढ़ा, पहला वाला हमने पढ़ा सर, कौन सा पढ़ा बेटा? पहला वाला, पहला वाला सर हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सा पढ़ा? पहला वाला हमने पढ़ा सर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, पहला वाला हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा वाला सर हमने पढ़ा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, तीसरा वाला सर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन वाला। कौन सा पढ़ा बेटा? प्रेसिपिटेशन वाला पढ़ा। ठीक है बेटा, चौथा वाला जो हमने पढ़ा, हमने कहा एनर्जी का चेंज भी हो सकता है। हमने क्या कहा बेटा? एनर्जी का चेंज भी हो सकता है। और पांचवा क्या पढ़ा बेटा? पांचवा तो ये रहा बेटा, क्या पढ़ा कि चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। सिर्फ ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमने पढ़े। ठीक है, होपफुली आपको ये 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे बेटा। बढ़ता हूं आगे, बढ़ता हूं बेटा आगे। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा आगे। अब ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी केमिकल रिएक्शन की। अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा है। ए केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल केमिकल चेंज। मतलब जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको अगर मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं तो उसको केमिकल इक्वेशन में कहूंगा। क्या कहूंगा? उसको केमिकल इक्वेशन में कहूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं उस मैग्नीशियम
कि मैग्नीशियम को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, ऑक्सीजन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं बेटा, तो वो केमिकल चेंज केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। देखना, आर द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन किसमें, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या फॉर्मूला में बेटा, ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दो डेफिनेशन लिख के लाया हूं, जो मर्जी आपको याद हो लिख लेना। क्या है बेटा, ए केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, या क्या है बेटा, है या है द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब उसको अगर मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को अगर मैं उनके सिंबल या फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, तो वो केमिकल जो रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखना बेटा, कहता है केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से बेटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वर्ड इक्वेशन, क्या है बेटा, वर्ड इक्वेशन। दूसरे कौन सा है, केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन बेटा। देखना, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, वर्ड इक्वेशन का मतलब है मैं सिंबल ना लिख के नाम लिखूंगा उसका। क्या लिखूंगा, देखना, मैं लिखूंगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा, मैंने इनको किस फॉर्म में लिखा बेटा, मैंने वर्ड की फॉर्म में लिखा। मैंने इनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वर्ड की फॉर्म में लिखा, तो ये बन गई वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस वर्ड को फिर से और शॉर्टकट करता हूं बेटा, मतलब इस वर्ड को मैं अब क्या सिंबल या फार्मूला में कन्वर्ट करता हूं। देखना बेटा, जिंक को मैंने उसका क्या लिख दिया, सिंबल लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने उसका फार्मूला लिख दिया बेटा। तो अगर मैं क्या करता हूं बेटा, शॉर्टकट में और भी शॉर्टकट मारता हूं। क्या करता हूं, पहले मैंने केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट किया वर्ड इक्वेशन में, फिर वर्ड इक्वेशन का भी शॉर्ट फार्मूला निकाला। मैंने क्या किया, मैंने वर्ड इक्वेशन में जो मैंने वर्ड्स में केमिकल्स का या एलिमेंट्स का नाम लिखा था, उसको मैंने उसके सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया तो बन गया क्या बेटा, केमिकल इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाता है। तो होपफुली केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसका नाम ही खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा। देखना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड में जो मेरे पास एटम्स हैं, अगर उनका नंबर बराबर है तो वैसी इक्वेशन को मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहूंगा। मतलब अगर रिएक्टेंट में सपोज 4 नाइट्रोजन है, तो मुझे प्रोडक्ट में भी 4 ही नाइट्रोजन होने चाहिए, तो ही उस रिएक्शन को मैं बैलेंस्ड कहूंगा। मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे किसी एक पर्टिकुलर एटम के जितना नंबर है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी उतना ही नंबर होना चाहिए, तभी मैं उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहूंगा बेटा। ठीक है, अब यह पूछा जाता है कि सर हम क्यों करते हैं बैलेंस इक्वेशन, ऐसे ही काम नहीं चलेगा क्या। तो सर हम क्यों करते हैं बैलेंस इक्वेशन, तो बेटा इसलिए करते हैं, देखना क्यों करते हैं। द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने सेटिस्फाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना सुना तो लग रहा है, याद नहीं आ रहा है कहता क्या है। तो ले बेटा इसकी डेफिनेशन भी लिख के लाया हूं, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए बेटा। कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये तो कानून है और कानून को तो फॉलो करना ही पड़ता है, इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इस कानून को फॉलो करने के लिए बेटा। तो देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मतलब
एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट वाली साइड पे हैं जितना मास उनका है, और एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट वाली साइड पे हैं उन दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा हमारे पास ये कहता है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं सर, देखना बेटा। इन अ केमिकल रिएक्शन, फिर से वही बेटा, मैं जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा, वही लिखा हुआ है यहां पे, जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा और बनता क्या है सर, ये फुर 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 करके उड़ जाती है और बेटा मेरे पास जिंक सल्फेट बनके आता है। अगर जिंक सल्फेट बनके आता है तो चेक करते हैं क्या दोनों ही साइड पे हमारे पास पर्टिकुलर एटम के नंबर बराबर है या नहीं है। अगर वो नंबर बराबर आ जाता है बेटा तो ही वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चेक करते हैं सर, रिएक्टेंट वाली साइड पे जिंक कितना है, एक, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी जिंक कितना है, एक। ओह थैंक गॉड, एक दो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहां भी कितने हैं, दो। सल्फर कितना है, एक, सल्फर कितना है, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, यहां भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार। यस सर, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये बैलेंस केमिकल बेटा क्या है, रिएक्शन हमारे पास है। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें एक पर्टिकुलर एटम जो रिएक्टेंट वाली साइड पे है और वही पर्टिकुलर एटम अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे है, अगर उन दोनों का नंबर बराबर आ जाता है बेटा तो उसको मैं बोलता हूं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बेटा कहता हूं। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये हाल है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या हाल होगा। मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर नहीं होंगे, दोनों साइड में जो एटम का नंबर है वो बराबर नहीं होगा, दोनों साइड में जो मास आ रहा है वो बराबर नहीं होगा। तो कोई पूछे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, सर नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में फॉलो नहीं होता है बेटा। देखना, the equation in which the number of atoms of different elements on the reactants and the product side are not equal are called unbalanced chemical equation। ठीक है, the unbalanced chemical equation is also known as Scal-Tell equation, Scal-Tell equation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, इक्वेशन ले लिए क्या, एल्यूमिनियम को किससे क्या डायरेक्ट, ऑक्सीजन से बनाया क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, बनाया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देख ले बेटा, एक एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है बेटा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अब आ गया हमारे पास जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ले इक्वेशन और बैलेंस करके दे दे मुझे। ठीक है बेटा, तो ये रही हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो पहली बेटा मेरे पास रिएक्शन है जो मुझे बैलेंस करने के लिए दी गई है आपको, जिसने एनसीईआरटी के पन्ने छान मारे हैं, तो ये सबसे पहले यही वाली इक्वेशन उनको देखने को मिली होगी जब उसने बैलेंसिंग का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। लेकिन तब क्या हुआ होगा सर, 5-6 स्टेप्स में उसने बैलेंस करके दिए। कोई बात नहीं बेटा, हम ना 5-6 स्टेप्स नहीं लगाएंगे, विशाल सर का शॉर्टकट वाला तरीका लगाएंगे। तो देखना बेटा हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। कुछ नहीं करना है बेटा, आपने ये दो लाइनें बना देनी है। ओके सर, यहां पे सर हम क्या एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, यहां पे सर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे, यहां पे राइट हैंड साइड वाली चीजें यहां पे हम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड का मतलब हम क्या प्रोडक्ट्स बेटा यहां पे लिखेंगे। ठीक है, देखना एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट है सर, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यार ये तो पहचानना आता होगा, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक बार ऐसे लिख लिया, फिर काउंट कर लिया कि ये वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना दिया है और राइट हैंड साइड पे कितना दिया है। पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, ये लिखे एलिमेंट, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देख लिया कितना दिया है, राइट हैंड साइड पे देख लिया ये कितना दिया है। तो देख लेते हैं बेटा, देखना राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन 1 दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 1 दिया है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आयरन 3 दिया है, राइट हैंड साइड पे मेरे पास ऑक्सीजन 4 दिए, राइट हैंड साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 दिए हैं। क्लियरली दिख रहा है ये
रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, देखना कुछ नहीं है, अपना सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। देखना बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक आयरन है और राइट हैंड साइड पे 3 आयरन है और मैंने आयरन को बैलेंस करना है, तो क्या कर सकता हूं, सब मैं इस एक को 3 में कन्वर्ट कर दूं। और इस एक को 3 में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, एक्चुअली बेटा जिस मेथड से हम ट्राई कर रहे हैं उस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम बस हिट करते हैं किसी भी चीज को, कि कोशिश कर रहे होते हैं कि यहां पे नंबर लगा दूंगा तो बैलेंस होती है या नहीं होती है बेटा, वही चेक करते हैं। देखना बेटा, आयरन अगर इस साइड मैंने 3 बनाना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, प्लस नहीं करना बेटा, क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करता हूं 3 से बेटा, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये 3 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये तो मुझे बैलेंस दिख रहा है, मैं कहां जाता हूं बेटा, ऑक्सीजन के साथ। सर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, मुझे इसको 4 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से। अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। अगर ये 4 बन जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई किया। ओ माय गॉड, मल्टीप्लाई तो मैंने 4 को सिर्फ ऑक्सीजन से किया था, लेकिन इसके पास तो सर हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के साथ ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के साथ भी 4 लिखना ही पड़ेगा, 4 लिखना ही पड़ेगा। तो अगर यहां मैंने 4 लिखा तो हाइड्रोजन हो गए 8। अब देखना बेटा, हाइड्रोजन अगर 8 हो गए तो मुझे इसको भी तो 8 करना पड़ेगा। तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 बनाना। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3, राइट पे भी 3, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 और राइट पे भी 8, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और राइट हैंड साइड पे भी 4। लेकिन फिर से बेटा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक बार यहां बैलेंस तो हो गई, यहां आप फिर से दोबारा चेक करेंगे कि यहां भी हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं बेटा हम, हालांकि ये बैलेंस ही है, फिर भी आपने हमेशा लास्ट पे चेक करना। और एक और बात, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम आपने रफ में लिखना है, ये प्रोग्राम अपने आंसर वाली शीट पे नहीं लिखना है, ये कहीं रफ पे करना है बेटा आपने, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब देखना फिर से वही करना है, यहां लिख रहा हूं मैं एलिमेंट, यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड और यहां लिख रहा हूं बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये एलिमेंट यहां भी हमने चेक करना है। लाल दिख रहा है, दिख रहा है सर लाल, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा कलर यूज कर लेता हूं। देखना बेटा कौन कौन सा है, आयरन, आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे 3, राइट हैंड साइड पे कितने, 3 सर। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 2s आर 8, ठीक है। H2 कितनी बार, 4 बार है तो 8 हो गए बेटा ये, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, H2 कितना है, H2 4 बार है, मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम है सर, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं सर, 8 एटम है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 हैं, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हैं बेटा, 4 हैं। हैंस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, हैंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड बेटा, ठीक है। हमेशा एक बार अगर ये वाला टेबल बराबर आ जाता है तो यहां भी बेटा एक बार चेक करना है। ये प्रोग्राम भी आपने रफ पे ही लिखना है, मतलब आपका जो मेन आंसर है बस इतना ही आपने लिखना है, मेन आंसर बस आपने इतना ही लिखना है और लिख देना हैंस आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। बढ़े बेटा आगे, सोच लो इसके साथ क्या कर रहा है। ओ माय गॉड सर, ये तो केमिकल इक्वेशन दी ही नहीं है। क्या ये केमिकल इक्वेशन है, क्या ये केमिकल इक्वेशन है, बता तो दे। नो सर, ये तो वर्ड इक्वेशन दी है। क्या दी है बेटा, वर्ड इक्वेशन दी है, और वर्ड इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं करते हैं। हमें वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा। वर्ड इक्वेशन को पहले हमें किसमें बेटा,
केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंसिंग तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन की होती है, ना केमिकल रिएक्शन की होती है, ना वर्ड इक्वेशन की बेटा होती है। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेटा मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है बेटा, किसमें, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन को कभी भी एच नहीं लिखना, हाइड्रोजन को कभी भी, क्योंकि यहां बेटा हाइड्रोजन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो H2 करता है। कैसे करता है? H2। और क्लोरीन भी इसी का भाई होता है, वो Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो जो जैसा नेचर में एग्जिस्ट करता है मैंने वही बेटा यहां पे लिखना है। और यहां पे ना एरो है इसके बीच में, ठीक है बेटा। गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो HCl होता है। क्या होता है? HCl। यस सर, हमने वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने वर्ड इक्वेशन को सर कन्वर्ट कर दिया किसमें? हमने वर्ड इक्वेशन को अपनी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। लो भाई बस लगा लो अपनी वो 2 लाइनें, लगा ली सर 2 लाइनें। सर यहां पे लिख दिया मैंने क्या? एलिमेंट। यहां पे क्या लिख दिया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। यहां लिख दिया क्या बेटा? राइट हैंड साइड। ठीक है। एलिमेंट कौन कौन सा है सर? हाइड्रोजन और क्लोरीन है सर, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां बेटा एटम लिखने हैं अपने, एटम यहां नहीं H2 लिख देना, ठीक है बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2, क्लोरीन 2 लेफ्ट हैंड साइड पे 2, और दोनों यहां पे 1 और 1 है। कैसे बैलेंस किया जाए सर? ये तो कुछ आसान सा लग रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब कुछ नहीं करना है, इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा बेटा? 2 बन जाएगा। मतलब सर राइट हैंड साइड पे अगर मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं वो 2 ऑटोमेटिकली किसमें? क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही करना बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास तो रिएक्शन एक ही स्टेप में बैलेंस हो गई। चेक कर लो, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। दूसरी देखना बेटा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। लास्ट ईयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन 99% का। ओह 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 ओह, हिंदी सबको नहीं आती। 99% का क्या गलत हो गया था? 99% का गलत हो गया था। सर क्यों हो गया था गलत? इसलिए गलत हुआ था बेटा क्योंकि आप सभी को इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आया ही नहीं था। आओ देखते हैं इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या दिया है सर? दिया है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2SO43। और जो यहां से बन के आता है सर वो बन के आता है बेरियम सल्फेट प्लस, जो बन के आया है रिएक्शन में दिया है वो दिया है सर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहला ही स्टेप बच्चों से हुआ नहीं था। यही स्टेप क्यों नहीं हुआ था बेटा? हम ना फॉर्मूला बनाना क्लास 11th में पढ़ते हैं, सॉरी क्लास 9th में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं बेटा? क्लास 9th में पढ़ते हैं बेटा। और 9th में तो सर हमने पढ़ा ही नहीं था, 9th में तो हमने पढ़ा ही नहीं था वो क्या होता है सर, ठीक है। तो इसीलिए बेटा देखो ये तो 2 तरीके हैं, या तो बेटा 9th में पूरे कंसेप्ट से बेटा आपने कैसे फॉर्मूला बनाना है वो सीखा होगा, या फिर ये हो सकता है क्लास 10th में आपने इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर दिया है कि सर अब हमें नाम से ही याद हो गया है कि इसका फार्मूला क्या है। तो 2 तरीके हैं बेटा, ठीक है, 2 तरीके हैं इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने के, ठीक है बेटा। अब जब कक्षा 9वीं में पढ़ाऊंगा
तब बोलूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेटा अगर मैं यहां एक्सप्लेन करने बेटा तो 15-20 मिनट और इस पे लगने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखते हैं इसको मैंने कैसे बैलेंस करना है। सर वही करना है, देखना वही करना है। यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड लिखूंगा। और बेटा अभी आपके पास 9th कक्षा पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और आपका जेके बोर्ड 99.9% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के डालता है बेटा। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि ठीक है नोट्स तो आपके अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन बेटा एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार हमने बेटा देख के जाना है, 10 बार देख के जाना है। अगर वैसा क्वेश्चन गलती से बोर्ड में आ जाता है बेटा, तो बेटा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए कि विशाल सर ने कहा था बार बार देख के जा, फायदे में रहेगा। और देख लेना बेटा, फायदे में रहेगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं इसको बैलेंस कैसे किया जाता है बेटा। देखना एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन सा है सर, बेरियम है सर, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, और कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन है। बेरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, और कौन सा बेटा, ऑक्सीजन है। बेरियम जो है किस सर, लेफ्ट हैंड साइड पे एक बेरियम, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन, एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एल्युमिनियम, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं बेटा, गलती से एक नहीं बोल देना इसको, ठीक है। कितने हैं ये SO4 ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट के बाहर कितना नंबर है, 3, तो बेटा सल्फर ना 3 है। कितने हैं सल्फर, 3। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, O4 अंदर और बाहर 3, 4 मल्टीप्लाई होगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑक्सीजन कितने हैं 12। अब 4 मल्टीप्लाई 3 तो करना होता होगा, ठीक है। ओके सर, अब बेरियम में राइट हैंड साइड पे चेक करता हूं तो 1 है, क्लोरीन अगर मैं चेक करता हूं तो 3 है, एल्युमिनियम अब मैं चेक करता हूं तो 1 है, सल्फर अगर मैं चेक करता हूं तो 1 है, और ऑक्सीजन अगर मैं चेक करता हूं तो कितना है बेटा, 4 है। पिछली बार तो कुछ बच्चे यहां तक पहुंचे ही नहीं थे, यहीं पे लुढ़क गए थे, यहीं पे अपनी दम तोड़ दिया था बेटा उन्होंने, इस क्वेश्चन का दम यहीं पे उन्होंने तोड़ दिया था, यहीं पे अपने मार्क्स आधे छोड़ के चले गए थे, ठीक है। सर इसको तो छेड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छेड़ेंगे सर, ये तो बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, और राइट हैंड साइड पे कितना है, 3 है। बेटा एक और बात, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि पहले मैंने बेरियम लिखा है बेरियम से शुरू करना है, या क्लोरीन लिखा है तो क्लोरीन से शुरू करना है। आप कहीं से भी हिट एंड ट्रायल में शुरू कर सकते हो, मतलब किसी कहीं भी कोई भी नंबर लगा के ट्राई कर सकते हो कि बैलेंस होती है या नहीं होती है, ठीक है बेटा। अब देखना, मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 3 बन जाए। सर 2 का टेबल तो पढ़ा था, 2 के टेबल में 3 तो आता सर नहीं है, तो बेटा 2 को मैं छेड़ूंगा नहीं, यहां जाता हूं बेटा किसको, क्लोरीन को, एल्युमिनियम को थोड़ा सा छेड़ता हूं। एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड पे कितना है, 1 है, और 1 को मैं 2 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 1 को तो 2 ये बन जाएगा। मतलब मुझे क्या किया, जो मैंने यहां किया वही यहां पे करूंगा, जो मैंने यहां किया वही यहां पे कहूंगा। यहां मैंने राइट हैंड साइड पे क्या किया, राइट हैंड साइड पे एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओ माय गॉड, यहां ये वाला मल्टीप्लाई सर क्लोरीन के साथ भी हो गया, तो मुझे क्लोरीन को भी साथ साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मुझे क्लोरीन जो 3 है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बेटा, 2 से, और ये कितना हो जाएगा, 6। ओह ओह ओह, जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड पे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 बन गया। तो अब मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लोरीन को 6 में कन्वर्ट कर दूं। कैसे करूं, हाँ सर 2 के टेबल में 6 तो आता है सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से गड़बड़ हो गई सर, चला था क्लोरीन को मल्टीप्लाई करने, ये मल्टीप्लाई बेरियम के साथ हो गया, तो बेरियम के साथ भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा, बेरियम के साथ भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बेरियम है तो मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं राइट हैंड साइड पे भी बेरियम को
3 में कन्वर्ट कर दूं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड पे बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, चला था बेरियम को मल्टीप्लाई करने, और सर ये मल्टीप्लाई तो सल्फर के साथ ऑटोमेटिकली हो गया। राइट हैंड साइड पे सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ेगा, और ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 12। ठीक है बेटा, ओके। अब चेक करता हूं क्या मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। सर यहां देख के तो लग रहा है बेरियम 3, यहां भी 3, क्लोरीन यहां भी 6, यहां भी 6, एल्युमिनियम यहां भी 2, यहां भी 2, सल्फर यहां 3, यहां भी 3, ऑक्सीजन यहां 12, यहां भी कितने 12। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, यहां जैसे बैलेंस हो जाता है, एक बार हमने यहां पे भी चेक करना है। मैं पहले ही चेक करके आ चुका हूं बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ठीक है। ये तो आपका होमवर्क है, ये बेटा होमवर्क है, इसको ट्राई करेंगे। ये भी एनसीईआरटी का, ये भी बेटा एनसीईआरटी की ही एग्जांपल है, ये जरूर ट्राई करना। इसको मैं वर्ड इक्वेशन में को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभी पढ़ा हमने, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है बेटा, ठीक है, गिव्स अस बेरियम सल्फेट, ये होता है बेटा BaSO4, ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड ये होता है बेटा KCl। घर में इसको ट्राई करना बेटा, घर में इसको ट्राई करना। आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया बेटा हमसे, कौन सा वाला रह गया? सोडियम, ये वाला कौन सा वाला? सोडियम प्लस वाटर, ओहो, gives us sodium hydroxide plus hydrogen, gives us sodium hydroxide plus hydrogen। तो तीसरा वाला क्वेश्चन भी करते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन भी यहां पे हम करते हैं। क्या है बेटा तीसरा वाला क्वेश्चन? तीसरा है सर है सोडियम, किसको नहीं पता, प्लस वाटर, किसको नहीं पता, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है NaOH, प्लस का क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस यहां से फुर 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 करके निकल जाती है। ठीक है बेटा, देखना कैसे इसको बैलेंस करूंगा, कैसे इसको बैलेंस करूंगा। सर यही तो करना है, एलिमेंट यहां क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड, यहां क्या लिखूंगा? राइट हैंड साइड यहां पे लिखूंगा, राइट हैंड साइड यहां पे मैं लिखूंगा। ठीक है, देखना बेटा एलिमेंट कौन कौन सा है? सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने सोडियम है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे सोडियम कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। लेकिन बेटा यहां मैं एक चीज करना चाहूंगा, इधर में हाइड्रोजन 2 टाइप के, एक हाइड्रोजन कहां है बेटा, कहां है? एक सोडियम के साथ, एक कहां है बेटा हमारे पास? अलग H2 वाला है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, H और इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? इसको मैं 1 और 2 अलग अलग लिखता हूं। है तो ये 3, पर 1 और 2 अलग अलग बेटा यहां पे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं बेटा? अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा बेटा तब वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, चल जाएगा बेटा पता, देखना। अब क्या है सर, है तो यहां पे 3, और ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। सब देखना सर, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी क्या है बेटा? बैलेंस है। लेकिन हमारे पास बैलेंस क्या नहीं है सर? हमारे पास बैलेंस हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे काउंट करोगे बेटा कितने हैं? ये 3 है। कितने बेटा टोटल कितने हैं? ये टोटल है ये सर 3। टोटल कितने हैं? 3। और 2 को 3 में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 2 के टेबल में तो सर 3 आता ही नहीं है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी मैं फ्रैक्शन वाला रिस्क नहीं लेता हूं। ठीक है, तो मैं करता हूं सर 2 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। एक काम करता हूं, किसी और को छेड़ देता हूं। सर
इसको, हालांकि ये बैलेंस है, फिर भी मुझे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसको मुझे बेटा छेड़ना ही पड़ेगा। तो एक को मैं मिनिमम किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 2 में। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं बेटा, ये क्या बन जाएगा 2। मतलब मैं क्या कर देता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसलिए किया बेटा मैंने, ये तो था बैलेंस, इसलिए किया क्योंकि इसको मैं 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे किसी और को छेड़ना पड़ेगा ताकि उससे इस पे भी इफेक्ट पड़े तो बैलेंस हो जाए। देखना क्यों कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। देखना, अगर जैसे ही मैंने सोडियम को यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सोडियम हो गए, तो मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा, तो मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं क्या करूं, मैं राइट हैंड साइड पे भी सोडियम को 2 बना दूं। तो राइट हैंड साइड पे भी जब सोडियम को मैं 2 बनाने जाऊंगा तो सोडियम को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब समझ में आएगा मैंने वहां अलग अलग क्यों लिखा था। तो क्या हो जाता है सर, तो ऑक्सीजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई अगर हो गया तो कितना बन गया ये 2, ठीक है। और जैसे ही बेटा अगर ऑक्सीजन से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितना हो गया 2। अगर ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 2 हो गया, और बेटा मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर दूं, 2 में कन्वर्ट कर दूं। तो जैसे ही बेटा मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसको 2 से कन्वर्ट कर देता हूं, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ सर हो गई। क्या गड़बड़ हुई बेटा, देखना, जब मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था वो 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी हुआ, वो तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी हुआ। कौन से वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ सर, वो किस वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ सर, ये 1 वाले हाइड्रोजन से 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना बन गया 2। अब ये 2 और ये भी कितना है 2, अब ये कितना हाइड्रोजन हो गया 4। और जैसे ही मैंने यहां ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी कितना हो गया 4। ये वाला हाइड्रोजन भी यहां पे कितना हो गया 4, और ये भी कितना हो गया बेटा 4। तो अब चेक करो हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस हो चुकी है बेटा। सिर्फ इस रीजन से ये वाला मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको 3 लिखता तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करता तो 6 बन जाता, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, एक H2 है, एक OH के साथ है, इसीलिए मैंने बेटा अलग अलग यहां पे ये लिखे थे। सिर्फ ऐसी ही रिएक्शन में पूरी आपकी जो हमारे पास एनसीईआरटी है, एक ही रिएक्शन है जिसमें ऐसा होने वाला है बेटा, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान रख लेना क्या करना है, ये बैलेंस होती नहीं है, यहां से शुरू करोगे, यहां से एक बार शुरू कर दोगे बेटा, फिर खुद ब खुद रिएक्शन आपको बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा वो बैलेंस है। देखना बेटा, यहां चेक करता हूं एलिमेंट, यहां लिखता हूं बेटा क्या लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखता हूं बेटा क्या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। देखना एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है सर, हाइड्रोजन है सर, ऑक्सीजन है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 2, राइट हैंड साइड पे कितना है 2। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 2 जार 4, राइट हैंड साइड पे कितना है, राइट हैंड साइड पे 2 और 2 4। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे कितना है बेटा, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। हैंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, equation is balanced, equation is balanced, equation is balanced बेटा, ठीक है। एक होमवर्क है वो बेटा आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे, अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकंड लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। मैक्सिमम बेटा 30 से 40 मिनट और लगाऊंगा और इस टॉपिक को खत्म करूंगा बेटा, ठीक है। देखना, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर हमने क्या क्या पढ़ा, फिजिकल चेंजेस पढ़ा, केमिकल चेंजेस पढ़ा, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने कैसे करते हैं वो पढ़ा हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। और अब हम आ चुके हैं किस पड़ाव पे, हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के पड़ाव पे। सर हमने ना आधा तप्तर खत्म कर दिया, आधा तप्तर खत्म कर दिया सर, हमने आधा चैप्टर खत्म कर दिया। तो आधा चैप्टर अगर खत्म कर दिया, बस आधा ही तो बचा। देखना क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन सिर्फ 5 टाइप्स की, कितने टाइप की, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन। पहली वाली कॉम्बिनेशन, कौन सी वाली, कॉम्बिनेशन। फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट,
डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ 5 टाइप की हमारे पास बेटा क्या रिएक्शंस रहने वाली हैं। पहली वाली सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी वाली? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली वाली कौन सी सर? कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट पे इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलो या इसको रेडॉक्स रिएक्शन बेटा भी हम बोल सकते हैं सर। रेडॉक्स रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं सर। रेडॉक्स रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा ओके। तो शुरू करते हैं बेटा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बेटा इन रिएक्शंस की ना एक खास बात है, खास बात यह है इनका नाम चिल्ला चिल्ला के खुद ब खुद आपको बोल रहा होता है कि मेरे साथ क्या होना है। कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही चिल्ला रहा होता है। सर मेरा नाम ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब अरे भाई कॉम्बिनेशन का मतलब तो सबको पता होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कुछ कंबाइन हो रहा होगा। और रिएक्शन अगर है तो क्या कंबाइन हो रहा होगा? सर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे और रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। बहुत सारे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेटा उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखना बेटा, दो रिएक्शंस in which two or more substances या उसको reactant बोल दो combine together to form a single substance are called combination reaction। क्या बोला मैंने? बहुत सारे रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना? एक। ऐसी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहूंगा। देखना बेटा फॉर एग्जांपल 3-4 एग्जांपल लाया हूं, 2 या 3 एग्जांपल याद रखना, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। देखना बेटा पहली, अरे सर ये वाली तो तीसरी बार पढ़ा रहे हो सर आप, क्या 2H2 + O2 gives us H2O। तीसरी बार ये वाली रिएक्शन बेटा पढ़ा रहा हूं मैं। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स और एक क्या है? प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे पास है। ओके सर, ये रही बेटा दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल अच्छी एग्जांपल है बेटा, अच्छी एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोजन मिलते हैं, सॉरी सोडियम और हाइड्रोजन मिलते हैं और हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास अमोनिया बनता है और जिस प्रोसेस से ये बनता है उसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हैबर्स प्रोसेस हम कहते हैं। तो कुछ नहीं है, N2 + 3H2 gives us 2NH3। 2-3 बार इसको लिखना, याद हो जाएगी। बाकी ये दो भी हैं, चाहे तो याद कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ओके सर, हो गई हमारे पास कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक राज की बात बोलूं क्या? राज की बात यह है कि ये बिचारी एग्जैक्टली अपोजिट होती है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जैक्टली अपोजिट ये रिएक्शन बेटा हमारे पास होती है। मतलब अब रिएक्टेंट तो एक होने वाला है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा रहने वाले हैं सर। देखना बेटा, दो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सबस्टेंस splits up into 2 or more substances are known as decomposition reaction। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक टाइप की नहीं होती, 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। मतलब कोई भी सबस्टेंस 3 तरीके से टूट सकता है। एक, पहली बार थर्मोलिसिस से। थर्म सुना लग रहा है सर। थर्म का मतलब तो हीट होता है और लिसिस का मतलब टूटना होता है। मतलब सर ये है कि थर्मोलिसिस, हीट की मदद से अगर कुछ टूट रहा है, हीट की मदद से अगर डिकम्पोजिशन हो रही है तो उसको मैं थर्मोलिसिस रिएक्शन कहूंगा सर। दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो कौन सी है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से। तीसरी कौन सी है? फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट
होता है बेटा, लाइट की मदद से अगर मैं किसी डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो वो कौन सी आ गई, फोटोलिसिस रिएक्शन आ गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ही टाइप की, वही डेफिनेशन वहीं पे खत्म, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तो एग्जैक्टली अपोजिट होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इसमें रिएक्टेंट तो सर क्या होता है, रिएक्टेंट तो एक होता है मगर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होते हैं बेटा। और तीन टाइप से डिकम्पोजिशन हो सकती है सर, कौन सी, थर्मोलिसिस, कौन सी सर हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सी सर, फोटोलिसिस बेटा। इन तीन तरीके से हमारे पास डिकम्पोजिशन हो सकती है बेटा, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। पहली थर्मोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट बेटा। तो देखना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा KClO3। ये रहा KClO3। KClO3 को अगर मैं MnO2 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको गर्म करता हूं, गर्म करते ही बेटा टूट जाता है। देता क्या है, KCl देगा और O3 नहीं देगा, ये O2 देगा। क्या देगा, O2। और बैलेंस करना तो बेटा आपको मैंने सिखाई दिया। अब बस इतना याद रखो, क्या याद रखो, KCl तो O3 टूटेगा और सर ये क्या देगा, KCl प्लस O2 देगा। बैलेंस कर देना इसको बाद में बैलेंस कर देना, इतना याद रख ले, नहीं तो ये भी तुझे याद रख सकता है। पोटेशियम क्लो, हाँ एक और बात, यहाँ बैलेंसिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ बस आप एग्जांपल याद रख लो, बैलेंसिंग नहीं भी हो पाएगी तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, पहला पोटेशियम क्लोराइड हीट की मदद से टूटता है, पोटेशियम क्लोराइड देगा और ऑक्सीजन देगा। दूसरा लेड नाइट्रेट PbNO32, लेड नाइट्रेट PbNO32, लेड होता है Pb और NO3 कितनी बार लगता है, 2 बार। लेड नाइट्रेट PbNO32 गर्मी की मदद से, हीट की मदद से टूटेगा, क्या देगा, लेड मोनोऑक्साइड। अरे सर लेड मोनोऑक्साइड किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है सर, येलो कलर का होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया है। लेड मोनोऑक्साइड किस कलर का होता है सर, ये येलो कलर का ये होता है। उसके साथ साथ क्या निकलेगा फिर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन बेटा हमारे पास निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन हमारे पास निकलेगी। मतलब सर ये कुछ ऐसा होगा, देखना PbNO32 टूटा, क्या दिया, लेड मोनोऑक्साइड भी दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया और ऑक्सीजन भी दिया। बैलेंसिंग आती होगी तो कर लेना, अच्छे से अच्छी बात है अगर लिखोगे तो, लेकिन अगर बैलेंसिंग नहीं हो रही है तो यहां छोड़ देना, तब भी तुझे पूरा नंबर दे देगा बेटा वो, ठीक है। अच्छा बढ़ता हूं आगे। थर्मोलिसिस होगी, अब इलेक्ट्रोलिसिस। देखना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में किस किस को मैं तोड़ने वाला हूं, बहुत छोटी छोटी चीजों को तोड़ने वाला हूं जो मैंने घर में मिल जाती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में मैं बिजली की मदद से 2 चीजों को तोड़ूंगा, एक को तोड़ूंगा पानी को और नमक को। हो सर एक एग्जांपल, आपने पानी को तोड़ा बिजली की मदद से और दूसरा किसको, नमक को तोड़ा सर, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल याद रखना। पानी को तोड़ूंगा तो खुद सोचो पानी में क्या मिलता है मुझे, सर पानी में मुझे मिलेगा क्या, पानी में मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब जब 2H2O इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा, मिलेगा क्या, H2 प्लस O2। और नमक अगर टूटेगा, लेकिन याद रखना नमक ना घर वाला नमक नहीं तोड़ता हूं मैं, उस नमक को पहले गर्म करूंगा, हीट करूंगा, मोल्टन स्टेट में लाऊंगा। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, क्योंकि मोल्टन स्टेट में ही उसमें से करंट पास होगा बेटा। जो हमारे घर वाला नमक है ना उसमें से करंट पास नहीं होता है। यकीन नहीं है, घर जाके ना मम्मी को बोलना, मम्मी नमक वाली जो हमारी पास डब्बा है वो देना, उसमें करंट डाल देना। करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, करंट पास वो नहीं करेगा अनलेस तो उसमें पानी डाल देगा, ठीक है, या उसको मोल्टन स्टेट में लेगा। मतलब घर वाला जो नमक है, सिंपल जो सॉलिड स्टेट वाला नमक है, उसमें करंट पास नहीं हो। क्यों नहीं होगा, पढ़ेंगे बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है बेटा। देखना जैसे ही मैं नमक को किस स्टेट में ले रहा हूं, लिक्विड स्टेट में ले रहा हूं, मतलब मोल्टन स्टेट में ले रहा हूं बेटा मैं, तो अगर करंट पास करता हूं तो सोडियम अलग और क्लोरीन Cl2 अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, Cl2 अलग हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 के रूप में, और गैस है तो फुर करके बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों भी फुर करके बाहर निकल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये रही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी बच गई सर, एक ही तो बच गई, अब कौन सी वाली, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखना बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट की मदद से अगर मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। बहुत ही आसान से एग्जांपल मैं लेके आया हूं,
एक एग्जांपल मैं लेके आया हूं बेटा किसकी, AgCl सॉलिड की, टूटेगा लाइट की मदद से, क्या देगा सर, Ag देगा और Cl2 फुरफुर 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 करके निकल जाएगी, Cl2 गैस फुरफुर करके निकल जाएगी। देख बेटा यही है बेटा AgCl है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही मैंने इसको क्या दिखाया, धूप दिखाई, सनलाइट दिखाई बेटा, सनलाइट जैसे ही बेटा इसको दिखाई, या फिर करंट भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर सनलाइट अगर दिखाओगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। और जो हमारे पास AgCl था वो व्हाइट कलर का होता है बेटा, लेकिन सिल्वर किस कलर का होता है बेटा, वो ग्रे कलर का मेरे पास मिलके आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोली में पकड़ AgCl, धूप में रख दे, कुछ टाइम से फुरफुर करके क्लोरीन बाहर निकल जाएगी और वो व्हाइट कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रे में कन्वर्ट हो गया वो मेरे पास सिल्वर बनके आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा, फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये वाटर नहीं है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन पर, क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सर, होता है H2O2। H2O2 जब टूटता है किसकी मदद से, लाइट की मदद से, तो याद रखना है टूटता कैसे, ये पानी देगा, H2O प्लस O2 देगा, H2O प्लस O2 बेटा मेरे पास ये देगा, H2O2 लिक्विड फॉर्म में होता है, टूटेगा, पानी और ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, पानी और ऑक्सीजन देगा। इसमें H2 और O2 नहीं लिखना, वो कहां कब बनता है, वो जब वाटर टूटेगा ना, वाटर, वो भी किसकी मदद से, बिजली की मदद से टूटेगा। तो वाटर जब टूटता है तब मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब किसकी मदद से, लाइट की मदद से टूटता है बेटा, तो वो क्या देगा, वो देगा वाटर और ऑक्सीजन बेटा हमारे पास देगा। तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। तीसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने याद करो पहले ही आपको ये कहा था कि ये जो रिएक्शन है ना, चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही होती है, क्या बोल रही होती है, ये बोल रही होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा होता है, ये खुद ब खुद बोल रही होती है, हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है बेटा। देखना, डिस्प्लेस करना सबको पता क्या होता है, मतलब किसी दूसरे की जगह लेना, किसी दूसरे की जगह लेना, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है तो उसको डिस्प्लेस कर रहा है सर। अगर उसको डिस्प्लेस कर रहा है, अगर ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। देखना बेटा, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल में डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब जो डिस्प्लेस करेगा ना ज्यादा ताकतवर होगा, जो डिस्प्लेस करेगा ना ज्यादा ताकतवर होगा, और जो डिस्प्लेस हो रहा होगा वो कम ताकतवर होगा। मतलब इसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, या फिर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल में डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये ध्यान रखना, इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा होता है, मोर ताकतवर मेटल लेस ताकतवर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होता है, या मोर ताकतवर नॉन मेटल लेस ताकतवर नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा होता है बेटा। ठीक है, अच्छा सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल मोर ताकतवर है या मोर रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा बेटा? तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा बेटा आपको कैसे पता चलेगा। ये जो टॉपिक है ना, है तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, यहां यूज में आ रहा है, इसको यहीं पे निपटाते हैं। और कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है सर रिएक्टिविटी सीरीज से। एक्सपेरिमेंटली हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की है, एक्सपेरिमेंटली हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की है बेटा, एक्सपेरिमेंटली, हाँ एक्सपेरिमेंटली हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो टॉप पे आएगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो नीचे बेटा हमारे पास आएगा। देखना क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, या इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, इसको बेटा एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। मतलब कुछ नहीं है, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? सर रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी अरेंज किया जाता है। तो दो सीरीज बेटा हमारे पास हैं, एक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और दूसरी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में बेटा यूजुअली कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हम लेते हैं बेटा। देखना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में बेटा क्या है, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बेटा ये रही, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी एनसीईआरटी की ही है बेटा, एनसीईआरटी की ही मैंने ली है बेटा। देखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा,
सबसे रिएक्टिव मेटल, क्योंकि देखो बेटा अप टू डाउन जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो ऊपर वाले माले पे बैठे हुए हैं मेटल्स वो मोर रिएक्टिव हैं, जो नीचे वाले माले पे बैठे हुए हैं वो क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं। मतलब सर सोडियम नहीं पोटेशियम को है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर क्या है बेटा, गोल्ड। सर क्या क्या लिख रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, देखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश में करता हूं, याद कराने की कोशिश में करता हूं। क्या है बेटा, सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है सर पोटेशियम, फिर क्या है सोडियम, फिर क्या है सर कैल्शियम, फिर क्या है बेटा मैग्नीशियम, फिर क्या है बेटा एल्युमिनियम, फिर कौन है जिंक, फिर कौन है बेटा आयरन, फिर कौन है बेटा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और बेटा एक और लिख सकते हो लास्ट में प्लेटिनियम। क्या होता है बेटा ये प्लेटिनियम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर है, ठीक है बेटा। इसको याद करने का कुछ एक बहुत फेमस ट्रिक है बेटा, ठीक है, तो मैंने नहीं की है बेटा ड्यूअल, ये फेमस ट्रिक है, आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, तो ऐसे याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या है सबसे पहले, क्या है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, कॉपर, सॉरी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ठीक है। इसको एक तरीके से याद रखा जाता है, कैसे याद रख सकते हैं बेटा मुझे ऐसे याद रह जाती है, आप देखना बेटा क्या है, देखना के फॉर कैटरीना, के फॉर कैटरीना, कैटरीना, एन फॉर ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी बेटा आल्टो, फिर कौन सी मांगी जेन, फिर कौन सी मांगी, कहती मुझे पहले आल्टो दे फिर जेन दे, इससे भी पेट नहीं भरा, फिर कहती है क्या मुझे चाहिए फेरारी, फेरारी से, लेकिन फिर भी पीबी का मतलब क्या है फिर भी हाय, फिर भी हाय, क्यों क्यों, फिर भी हाय क्यों, और एच जी बेटा एच जी याद रखना, एच सी होता है मरकरी, तो इसे रखना क्यों मिली, ए जी होता है बेटा सिल्वर, सिल्वर, ए यू होता है बेटा एयू होता है गोल्ड, गोल्ड, और पीटी होता है बेटा प्लेटिनियम। क्या होता है बेटा प्लेटिनियम, ठीक है। देखना बेटा कैसे याद रखेंगे, हम कुछ ऐसे याद रखेंगे, कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फेरारी, कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फेरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, या प्लेटिनियम लास्ट पे ब्रैकेट में लिख देना क्या कार, मतलब मांगी कौन सी, मांगी थी उसने बेचारे ने आल्टो जेन फरारी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको मिल गया, क्या मिल गया, हाय क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार, ऐसी कार मिली जिसको किससे कोटिंग की गई है बेटा, उसको की गई है गोल्ड प्लेटिनियम से कोटिंग की गई है बेटा, ठीक है, और प्लेटिनियम सबसे महंगा होता है बेटा इसमें, ठीक है। इस तरीके से बेटा याद रख सकते हो, बाकी ये रहा, अगर ऐसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो ये ट्रिक बेटा, कैटरीना ने कार मांगी आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, क्यों मिली कौन सी मिली, हाय क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम कार बेटा, ऐसे भी बेटा आप याद रख सकते हो, ठीक है। और जो टॉप पे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे हैं बेटा वो क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये है बेटा देखना हाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स का बहुत आसान याद रखना बेटा, कुछ नहीं है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मतलब ऊपर वाले ताकतवर, नीचे वाले लेस ताकतवर, ये वाला ताकतवर, ये वाला लेस ताकतवर, और मैंने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, अपने सिर्फ पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, सोडियम अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नीचे सबको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब सर जिंक से नीचे जितने भी आएंगे इन सबको डिस्प्लेस तो कर सकता है, लेकिन जिंक अपने से ऊपर जो आ रहे हैं उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्यों, जो इसके ऊपर आ रहे हैं ना बेटा वो इससे ज्यादा ताकतवर है,
और यहां सिर्फ उसको डिस्प्लेस कर सकता हूं बेटा मैं जो लेस ताकतवर है, जो लेस रिएक्टिव है बेटा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है वो सिर्फ उसको डिस्प्लेस कर सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आ रहा होगा, उससे ऊपर अगर आ रहा है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। ऐसे याद रखना, कैटरीना ने कार मांगी आल्टोज एंड फरारी, हाय 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 फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार। सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार, 3-4 बार इसको क्या करना, कैसे याद रखेंगे, 3-4 बार ये गाना लिख देना, उसके बाद कैटरीना के आगे क्या लिख देना बेटा, क्या, पोटेशियम, फिर Na, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। बेटा ये लिख देना, 3 बार ये गाना लिख देना, उसके बाद ये लिख देना बेटा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा आगे। रिएक्शन बिटवीन, एग्जांपल भी तो पढ़नी है, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन कॉपर सल्फेट, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट क्या होगा देखना बेटा। आयरन अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको बोलेगा मैं बहुत ताकतवर हूं, तो निकल यहां से, टाटा बाय हो जा, और बनाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। ये इससे ताकतवर है, इसको डिस्प्लेस करेगा, बोलेगा निकल यहां से, और बेटा ये अलग। लेकिन कब, जब ये ताकतवर है। सर चेक करते हैं, क्या आयरन कॉपर से ताकतवर है? हाँ सर, आयरन ना कॉपर से ऊपर है, मतलब आयरन ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसको आराम से डिस्प्लेस ही कर सकता है। लेकिन उल्टा कॉपर कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बेटा, है कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है बेटा। ठीक है, तो लिखा है कि, हाँ लिखा तो है यार, मैंने क्यों लिखा ऊपर, देखना बेटा, लिखा तो है, देखना क्या है बेटा रिएक्शन हमारे पास। रिएक्शन बेटा हमारे पास है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट, या गिव्स अस बेटा क्या, कॉपर। देखना ये क्वेश्चन भी यूजुअली पूछा था बेटा, क्या अगर मैं आयरन को ब्लू कलर के सोल्यूशन में डालता हूं, आयरन जो होता है बेटा, अगर मैं आयरन को किस सोल्यूशन में डालता हूं, कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में डालता हूं, तो सोल्यूशन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोल्यूशन कन्वर्ट होता है लाइट ग्रीन में। मतलब कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू था वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट ग्रीन में, और अगर लाइट ग्रीन बन गया तो कॉपर सल्फेट रहता ही नहीं है। लाइट ग्रीन किसका होता है, कलर आयरन सल्फेट का होता है। किसका होता है, आयरन सल्फेट का। लिखा तो होगा। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है मैंने, आयरन नेल, मतलब मैंने कील डाली बेटा इसमें, उसमें क्या डाला था मैंने, कॉपर सल्फेट डाला था। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा था, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा था, इसका कलर था ब्लू 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 ब्लू। क्या है बेटा, आज ब्लू है पानी पानी, किसका क्या कलर था बेटा, इसका ब्लू कलर था। ठीक है, अगर इसका ब्लू कलर था तो देखना बेटा, जैसे ही आयरन इसमें डाल दिया, इस आयरन ने इस कॉपर सल्फेट को, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अगर इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो बन क्या गया, फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट बन गया तो फेरस सल्फेट का बेटा रंग कैसा होगा, रंग होगा लाइट ग्रीन। क्या होगा बेटा, लाइट ग्रीन सोल्यूशन का रंग हमारे पास बन जाएगा। अगर लाइट ग्रीन बन गया समझना वहां फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है बेटा, ओके सर। और कॉपर जो है बेटा इस आयरन पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो बेटा आयरन है उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। कौन सी बेटा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से 3-4 रिएक्शन और लेके आया हूं बेटा। देखना, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, तो जिंक क्या करेगा बेटा, इस कॉपर को रिप्लेस करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट, और क्या बनाएगा बेटा, कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का है होगा बेटा। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट फिर से ब्लू से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कलरलेस में कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, अब क्या बन गया, जिंक सल्फेट टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बन गया बेटा। ठीक है, देखो ये क्या था, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा था, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन एग्जांपल तीसरी जो मैंने दी है, याद करो बेटा, अभी हमने नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो देखना क्लोरीन की रिएक्शन जैसे ही मैंने पोटेशियम ब्रोमाइड से किया, तो देखना क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्लोरीन इसको रिप्लेस कर लेगा। मतलब बनाएगा क्या, बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन बनाएगा बेटा। ठीक है, और ब्रोमीन का क्या कलर होता है बेटा, रेडिश नहीं है ये
रेडिश ब्राउन है, रेडिश क्या है बेटा, ब्राउन है, ठीक है। इन द सेम वे देखो क्लोरीन किससे ज्यादा बेटा ताकतवर है, आयोडीन ताकतवर है बेटा, क्लोरीन फिर से यहाँ पे आयोडीन को भी रिप्लेस करेगा। तो ये रही बेटा एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छे से इन एग्जांपल्स को देख लेना, दो दो एग्जांपल एटलीस्ट करना बेटा, दो दो तीन तीन एग्जांपल एटलीस्ट करना बेटा, ताकि बेटा आपको अच्छे से कोई भी मार्क्स कटने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। जो हमने तैयार करना है बेटा उसको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से रिवाइज करना है बेटा, तभी जाके हमारे पास बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है बेटा। बढ़ता हूं आगे, डबल डिस्प्लेसमेंट अभी तक कौन सी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, आप कौन सी पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा अक्षय कुमार का मीम पढ़ा है वो, टॉई टॉई, इधर भी कुछ वैसा ही होने वाला है, एक इधर जाएगा दूसरा इधर आएगा बेटा, मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है, एक ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है। यहां पे बेटा अगर एक इधर पे आएगा दूसरा वहीं से उठ के इसकी जगह पे आ जाएगा, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। देखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या किया, किसी को पता चला, अंधेरा कायम रहे क्या बोला मैंने, आज के बच्चों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। जिसको पता चला कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये मैंने कहां का डायलॉग मारा है, ठीक है बेटा। बहुत फेमस सीरियल आता था बेटा हमारे जमाने में जब हम बच्चे हुआ करते थे, ठीक है। डीडी नेशनल पे ये सीरियल आया करता था बेटा, बहुत फेमस सीरियल है। कमेंट बॉक्स में लिखना एक कौन सा सीरियल है अगर तुम्हें पता है तो, ठीक है। तुम तो बीटीएस वाले हो, बीटीएस वालों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होने वाला है देखना, दो रिएक्शन में टू डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा, क्या करेगा, आर एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज रिएक्शन जनरली ऑकर बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड, यूजुअली बेटा किसके बीच में होती है, आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में ये होती हैं। फॉर एग्जांपल ओह हो सर ये तो कहीं और भी पढ़ी शायद हमने, नहीं ये नहीं पढ़ी बेटा हमने, ठीक है। क्या रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। देखने बेटा यहाँ टॉई टॉई कैसे होने वाला है, यहाँ टॉई टॉई कैसे होने वाला है, देखना बेटा। सोडियम जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, बेरियम को, और बेरियम किसको रिप्लेस करेगा, सोडियम को। तो क्या कुछ टॉई टॉई ऐसा ही हो रहा है क्या, देखना बेटा, देखना बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस किया और सोडियम ने किसको रिप्लेस किया, बेरियम को बेटा रिप्लेस कर दिया। देखना मतलब सोडियम सल्फेट ना बन के बेरियम जैसे यहां पे आएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और यहां पे सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। देखना बेरियम यहां चला गया, सोडियम यहां चला गया बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस को जहां दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है। देखना बेटा दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरी है लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, और पोटेशियम क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। देखना बेटा क्या होगा इसमें, इसमें भी टॉई टॉई होने वाला है। मतलब सर लेड जो है वो पोटेशियम की जगह लेगा और पोटेशियम लेड की जगह लेने वाला है। अगर पोटेशियम लेड की जगह लेगा बेटा तो क्या बनेगा, देखना बेटा, तो बनेगा KNO3 और PbI2। मतलब क्या बेटा, देखना फिर से इसमें दो एटम्स आपस में एक्सचेंज हो गए और दो एटम आपस में एक्सचेंज हो गए बेटा, तो उसी को बोला जाता है क्या बेटा, इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस H2S है। कॉपर कहां जाएगा, यहां जाएगा, और कॉपर यहां जाएगा बेटा, और H2 कहां आएगा, ये तो बहुत ही आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है। H2 को यहां ले आओ, कॉपर को यहां ले आओ, H2SO4 बन जाएगा, ये CuS बेटा यहां पे बन जाएगा, CuS बेटा यहां पे ये बन जाएगा, CuS यहां पे ये बन जाएगा, CuS यहां पे ये बन जाएगा बेटा। दो कम से कम याद रखना, देखना जो आसान आपको लगेगी वो वाली आप रिएक्शनें याद रख लेना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है, H2 को यहां ले आना है, कॉपर को यहां ले आना है, ठीक है। और ये वाली भी आसान है, सोडियम सल्फेट मतलब BaCl2 है बेटा, ठीक है। इसमें भी ये रहने वाला है। और अगर ये याद ना रहती है तो शायद एक हमने पहले भी पढ़ी, ये कौन सी पढ़ी, देखना बेटा, क्या ये वाली पढ़ी हमने, बेरियम क्लोराइड
प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, याद करो बैलेंस की बेटा हमने ये, इसने क्या दिया था, इसने दिया था बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग में भी याद हो जाएगी और यहाँ भी याद हो जाएगी, ये भी देखना बेटा, यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दो बेटा याद रख लेना, ठीक है, कंसेप्ट सेम है क्या, या दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होते हैं बेटा, डिस्प्लेस होते हैं इसमें बेटा, तभी इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। कोई दो एग्जांपल याद रख लेना, एग्जांपल्स को याद करने का तरीका यही है, उनको बार बार लिखो, बार बार लिखो, पढ़ो नहीं, लिखो, लिखो बेटा, ठीक है। कौन सी बेटा, रेडॉक्स, लास्ट रिएक्शन बेटा हमारे पास रेडॉक्स, और उसके बाद हमारा टॉपिक भी लास्ट है, कोरोजन ओवर रेंसिडिटी बेटा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेटा, ठीक है। तो देखना रेडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स जो है बेटा, रेडॉक्स के नाम का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। रेड बना है रिडक्शन से बेटा, ठीक है, और ऑक्स बना है बेटा ऑक्सीडेशन से। कहां से बना है बेटा, ऑक्सीडेशन से बना है। तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखना बेटा क्या लिखा है इसने, ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बेटा यहां पे, कोई बात नहीं, देखना there are several definitions of oxidation and reduction, of which some of the oxidation some are यहां पे फुल स्टॉप था, और ये है ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटा यहां से है डेफिनेशन, एक डेफिनेशन यहां से। ऑक्सीडेशन देखना बेटा, ऑक्सीडेशन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उसको मैं ऑक्सीडेशन कहूंगा। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेयर इज रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर एक और डेफिनेशन इसकी होती है बेटा, यहां पे आप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और लिखना, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, ठीक है। और एक और होती है, तीसरा भी बेटा यहां पर लिख सकते हो आप, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन, थोड़ा वहां गड़बड़ हो गई है बेटा, ठीक है, और यहां लिखता हूं बेटा क्या, रिडक्शन, क्या लिखूंगा यहां में, रिडक्शन, ठीक है। देखना ऑक्सीडेशन में क्या क्या बोल सकता हूं, एक तो बेटा नाम ही चला चला के बोल रहा है, क्या बोल सकता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल सकता हूं इसको बेटा मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसको मैं कह सकता हूं, ठीक है। दूसरा इसको मैं क्या कह सकता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूं, दो डेफिनेशंस। तीसरा डेफिनेशन अगर इसको मैं कहूं बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ये तीन डेफिनेशन किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन की। और रिडक्शन की क्या हो सकती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां का लिखूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या आएगा बेटा, यहां आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन कहते हैं। ये तीन टाइप की बेटा डेफिनेशन यहां पे मैंने लिखी है, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन टाइप की डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। लेकिन रेडॉक्स क्या होता है सर, रेडॉक्स ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, मतलब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं रेडॉक्स रिएक्शन बेटा मैं कहूंगा। तो लिखा है यहां, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, वो होती हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखना बेटा इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का काम करता है। क्या होता है मतलब इसका? जो दूसरे का काम करता है। और कौन सा एजेंट है ये सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है ये सर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देगा, दूसरे को ऑक्सीजन देगा। ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीजन देगा। अगर मैं दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा हूं तो मेरा तो सर रिडक्शन हुआ ना बेटा, मेरा क्या हुआ? रिडक्शन। अगर मेरा रिडक्शन हुआ तो उसका क्या क्या मैंने? ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनका रिडक्शन हो रहा होता है, जिनका रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ नहीं आया तो पैसे से समझाऊं। देख बेटा क्या बोल रहा हूं। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, उसका तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है? नुकसान। ऐसे समझ आएगा तुझे, पैसे से जल्दी समझता है तू, ठीक है। देख, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, उसका तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है? नुकसान। इन द सेम वे, मैं किसी को ऑक्सीजन दे रहा हूं, उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है? रिडक्शन बेटा, ठीक है। तो ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है सर? उसका खुद का होता है रिडक्शन। मतलब सर सबस्टांसेस जिनका रिडक्शन हो रहा होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इन द सेम वे, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। सबस्टांसेस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। एग्जांपल्स हैं बेटा, दो एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दो एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल को मैं लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं CuO प्लस क्या है? H2 gives us H2O प्लस कॉपर, H2O प्लस कॉपर। तो इसमें सबसे पहले मुझे यह पता करना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। देखना बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया सर? वो कन्वर्ट हो गया, ओह सॉरी, किसमें कन्वर्ट हो गया? वो बेटा किसमें हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या सर? देखना, कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। मतलब सर इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? इसका रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन ने गेन किया। हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया। और अगर ऑक्सीजन गेन हुआ है तो उसको बोला जाता है सर ऑक्सीडेशन। एडिशन हुआ ना बेटा, इसमें इसमें रिमूवल हुआ, इसमें एडिशन हुआ बेटा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है बेटा क्या? ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन का हुआ है सर ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, मतलब सर देखना, यहां लिख रहा हूं, कॉपर का हुआ है रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है सर? हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ है। और खुद सोचो, खुद बोलो अब सर, जिसका ना सर जिसका रिडक्शन होता है ना सर, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका सर ऑक्सीडेशन होता है ना वो ना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसे हमने पहचानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन बेटा होता है। तो इसमें भी मुझे खुद बताना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। होमवर्क के बेटा ये, ठीक है। अच्छा, वाव सर, कोरोजन बेटा ये ऐसा टॉपिक है ना जो दो दो चैप्टर्स में भी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। इसी को हम कहां पढ़ेंगे? इसी को हम बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे, और इसी को बेटा हम कहां पढ़ने वाले हैं? हम यहां पढ़ने वाले हैं बेटा, कहां पे? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी बेटा इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखना बेटा क्या होता है कोरोजन, ठीक है बेटा। प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे। यहां ईटिंग अवे का मतलब क्या है? ईटिंग अप या स्लो ईटिंग अवे या ईटिंग अप का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। खाना मतलब नहीं, इसका खत्म हो जाना। मेटल्स ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
water vapor etc. on the surface of the metals so as to convert metal into metal। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो बनाएगा क्या बेटा, कार्बोनेट। मेटल अगर सल्फर से करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फाइड बेटा, ठीक है, नोन एज कोरोजन। मतलब क्या है बेटा, देख देख ये मेरा मेटल है, सपोज ये मेरा मेटल है, ठीक है। मेटल को अगर मैं एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ देता हूं, अगर मैं खुला छोड़ देता हूं तो एटमॉस्फेयर में गैसेस तो होती है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होगी। तो ये उनसे रिएक्ट करके अपनी सरफेस के ऊपर या तो कार्बोनेट बना देगा, या तो ऑक्साइड बना देगा बेटा, या तो सल्फाइड बना देगा, ठीक है। उसके कारण इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, वो कंपाउंड्स बनने के कारण वो मेटल रहता ही नहीं है, मेटल का कंपाउंड बन जाता है। और जब मेटल का कंपाउंड बन जाएगा बेटा, उसी को हम कोरोजन कहते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड बनने के बाद धीरे धीरे वो मेटल खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर धीरे धीरे वो मेटल खत्म होना शुरू हो जाता है बेटा, तो उसी को कहते हैं स्लो ईटिंग अप, खत्म, धीरे धीरे खत्म हो रहा है बेटा, इसको कहते हैं कोरोजन। दोबारा सुन, अगर कोई भी मेटल को अगर मैं एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक रखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में खत्म हो जाएगा, स्लो बेटा, ज्यादा देर तक रखता हूं तो ये मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारी गैसेस है उनसे रिएक्ट करता है, अपनी सरफेस के ऊपर कुछ अलग सा कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, और बेटा उसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन। और अगर वो कोरोजन किसको हो रहा है, आयरन को हो रहा है, तो उसी को कहते हैं जंग। क्या कहते हैं बेटा उसको, जंग, ठीक है बेटा। स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ओहो, इतना भारी भरकम वर्ड सर आपने यूज कर लिया क्या। हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या है, पानी रे, पानी तेरा रंग कैसा, और एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। मतलब सर क्या, अगर हमारा वाला जो आयरन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड में। क्या होता है बेटा, अभी चलेगा पता, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। फॉर एग्जांपल देखना, हमारा जो आयरन है, आयरन पहले तो करेगा किसके साथ रिएक्ट, पहले करेगा सर किसके साथ रिएक्ट, पहले करेगा वो किसके साथ बेटा, पहले करेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और बनेगा Fe2O3। क्या बनेगा बेटा, Fe2O3। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस कर देते हैं, 4Fe और 3O2, ठीक है, ये बनेगा। फिर ये फर्दर बेटा किसके साथ रिएक्ट करता है, X नंबर ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। इसी को बोला जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसी को कहा जाता है बेटा हाइड्रेटेड ऑक्साइड। याद रखना, ये फार्मूला रस्ट का होता है। किसका होता है बेटा, ये फार्मूला रस्ट का होता है। इसी रिएक्शन को एक ही स्टेप में भी लिखा जाता है बेटा, मैंने 2 स्टेप में लिख के आया हूं, लेकिन आप एक ही स्टेप में अगर लिखना चाहो तो एक स्टेप में ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, कुछ नहीं कर देना, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, इन सब को एक ही रिएक्शन में लिख देना, और क्या बन के आएगा सर, हमारे बन जाएगा 2Fe2O3 डॉट 2Fe2O3 डॉट XH2O। यही होता है बेटा ब्राउन कलर का जंग, इसी को रस्ट कहा जाता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं बेटा, रस्ट हम कहते हैं। ये है बेटा Fe2O3 डॉट XH2O, यही रस्ट है का फार्मूला है। बहुत बार कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है, कभी MCQ में आता है बेटा, कभी पूरे का पूरा क्वेश्चन पूछता है बेटा, कहीं ना कहीं से बेटा ये पूछता ही है बेटा, ठीक है। इसलिए इसको स्टार लगा देना, चांद सितारे लगा देना, इसको बेटा स्टार लगा देना बेटा इसको, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आना तय है, आना ही आना, चाहे फिर MCQ में आए, चाहे फिर वो पूरा थ्योरी में आए बेटा, कहीं ना कहीं से यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मोस्टली कोरोजन ऑफ आयरन ही बेटा इसमें पूछा जाता है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है सर, कोई भी मेटल अगर एटमॉस्फेयर में मैं रखता हूं, अगर वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करता है तो कुछ कंपाउंड आता है, वो कंपाउंड धीरे धीरे खत्म होना शुरू करता है, शुरू करता है बेटा, तो वो उस मेटल को भी साथ में ले जाता है, वो ले जाता है तो हमारा मेटल खत्म होना शुरू होता है। उसी प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अगर कोरोजन लोहे को हो रहा है, आयरन को हो रहा है, उसको क्या कहते हैं बेटा हम,
रस्ट कहते हैं। उसको कैसे होता है, कुछ नहीं, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है Fe2O3.XH2O, इसी को रस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अगर कॉपर वाला तुझे गलती से पूछ ले कि कॉपर में कैसे कोरोजन होता है, तो बेटा याद रखना, कॉपर किसी को नहीं बख्शता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, वाटर से भी रिएक्ट करता है। बनाता क्या है, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH2। ये फार्मूला होता है किसका बेटा, कॉपर का, ठीक है। कॉपर वाले किसका बेटा, कोरोजन का। ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का ये होता है, ठीक है। CuCO3.CuOH2 यहां से अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। और कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब पता क्या, देख सिल्वर किससे करेगा रिएक्ट, सिल्वर करेगा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और बनाता है Ag2S+H2 बनाता है बेटा। और ये जो इसका कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक। देखा बेटा, हमारा जो सिल्वर है ना, सिल्वर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बेटा। कुछ देर के बाद उसमें भी क्या हो रहा होता है बेटा, कोरोजन हो रहा होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रस्ट ही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ज्ञान है। क्या है ये, एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा, आपको ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है बेटा, ठीक है। देख लेना इसको भी एक बार, ठीक है, क्या पता आ जाए, ठीक है। CuCO3.CuOH2 ये आ गया बेटा, क्या CuCO3.CuOH2 ये आ गया इसका बेटा कॉपर का कोरोजन। और Ag2S ये किसका आ गया बेटा, हमारा सिल्वर का कोरोजन बेटा हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। खत्म होता है कोरोजन। लास्ट टॉपिक क्या बोलूंगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बेटा। क्या है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को कैसे बेटा हम बचा सकते हैं। इसमें तो बहुत आसान है बेटा, है तो खुद भी कर लोगे आप। देखने क्या है, क्या कोरोजन कैसे बचा रहे हैं। अगर मैंने इसको कोरोड होने से बचाना है इस मेटल को, तो क्या कर दूंगा, इसको मैं किसी ऐसी चीज से कवर कर लूंगा ताकि इसकी जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट नहीं कर पाए। मैं इसको पेंट कर देता हूं। अगर इसको मैंने पेंट कर दिया तो होगा क्या, इसकी जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों, एटमॉस्फेयर गैसेस और इसके बीच में एक लेयर आ जाएगी जो इसको एटमॉस्फेयर के गैसेस से रिएक्ट करने नहीं देगी। अगर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो बेटा ये रिएक्शन नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा, प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ द आयरन वाई, क्या बाय पेंटिंग हो सकता है बेटा, पढ़ लेना। ग्रीस भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा, अगर मैं किसी भी मेटल पे क्या कर देता हूं बेटा, किसी भी मेटल पे जिंक की कोटिंग कर देता हूं। किसकी, जिंक, मतलब जिंक की एक तरह का जिंक का बेटा पेंट होता है, उसको मैं मोल्टन जिंक में डुबोता हूं और जिंक इसके ऊपर छा जाता है बेटा। अगर जिंक इसके ऊपर लग जाता है तो अब जिंक रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ, मेरा ये वाला मेटल रिएक्ट नहीं करेगा बेटा। देखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a thin layer of zinc metal on iron object is called galvanization. Galvanization is done by dipping an iron object in molten zinc. चौथा, by alloying. alloying का मतलब क्या होता है बेटा, सुन लो। alloying का मतलब होता है दो तीन मेटल्स को क्या मिक्स करके एक नया तरह का सब्सटेंस बनाना। फॉर एग्जांपल देखना, बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। देखना हमने सुना होगा बेटा, आज हमारे बर्तन आते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें दो तीन तरह के मेटल मिक्स किए होते हैं। तो मिक्स जब करेंगे ना बेटा, तो हमारे पास जो नया सब्सटेंस बन के आता है वो उसमें कोरोजन बहुत लेट होता है या होता ही नहीं है बेटा। देखना क्या है, व्हेन आयरन इज अलोइड विद, किसके साथ, आयरन को मिक्स किया जाता है किसके साथ, क्रोमियम और निकल के साथ, स्टेनलेस स्टील मेरे पास बन के आता है। स्टेनलेस स्टील मेरे पास बन के आता है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको जंग नहीं लगता है। ऐसे भी बेटा हम बचा सकते हैं, ये बेटा देख लेना, ठीक है। फिर बचा क्या, रैंसिडिटी क्या होता है, बहुत आसान है ये भी। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। कुछ नहीं है, रैंसिडिटी में क्या है बेटा, रैंसिडिटी में क्या है, अगर मैं कोई भी फूड अपना बाहर रखता हूं ज्यादा समय तक, उसमें अगर तेल है बेटा, फैट्स हैं, तो कुछ समय बाद उससे गंदी बदबू, गंदा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसको रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी में वो फूड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है बेटा, इसीलिए वो बदबू देना शुरू कर देता है, ठीक है। एग्जांपल्स यहां दो मैंने लिखी हुई है बेटा, एक बटर की है, एक फूड की है बेटा। कैसे बचा सकते हैं देखना, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी क्या है बेटा, या तो उसमें केमिकल डाल दो। केमिकल कौन से, एंटीऑक्सीडेंट। अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट डालता हूं तो हमारा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है फूड का लेट हो जाता है, वो बच जाता है। वैक्यूम पैकिंग बेटा, वैक्यूम पैकिंग आपने देखा होगा बाजार में कभी खजूर मिलते हैं या सब्जियां भी आप पैक हो रही हैं, उस लिफाफे में तो डालते हैं लेकिन लिफाफे से सारी हवा निकाल देते हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन रह गई नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तीसरा, रिप्लेसिंग द एयर विद नाइट्रोजन। बेटा आपने देखा चिप्स जो बाहर मार्केट में मिलते हैं उनमें हवा तो होती है, वो हवा बेटा ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या होती है, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन से हमारा फूड रिएक्ट नहीं करता है बेटा। फूड अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है तो ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है। और लास्ट क्या है बेटा, ये तो हमारा बहुत पुराना मेथड है, हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो स्लो हो जाता है। खराब तो होता है फूड, लेकिन टाइम लगेगा, जिसने एक दिन में खराब होना है वो हफ्ते में खराब होगा बेटा। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है बेटा हमारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच बेटा। पहले वन शॉट हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा बेटा। ये सीरीज कंटिन्यू इस पे रह रही है बेटा। ठीक है, हम लाइव सेशंस भी लेने वाले हैं बेटा। पहले ये वाली सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद बेटा हम सैटरडे को भी लाइव आने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कुछ नया लेके भी आऊंगा, देख लेना बेटा। और कुछ भी प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा लिख देना बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा इतनी देर तक हमारे साथ रहने के लिए। जेके बोसवाल, आप बदलेगा आपकी तकदीर। थैंक यू बेटा।